Hello everyone, this is Manish Raghuvanshi and again we are here to discuss some new topic for your BPSC examination. आज का टॉपिक है हमारा पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट and we'll discuss the different dimensions of pollution like air pollution, water pollution, etc. In this discussion, and apart from that we'll also discuss sustainable development. अगर आप देखें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तो आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ रहा है लगातार, फिर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आ रहा है एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि एयर पोल्यूशन का ही एक पार्ट है. एंड क्वेश्चंस have been asked regarding the garbage management, okay, solid waste management. जो अर्बन एरिया में जो कचरा इकट्ठा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सॉइल पोल्यूशन का क्वेश्चन है. और इसके अलावा इन्हीं सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. तो यही विषय पे आज हम बात करने वाले हैं. सबसे पहला शुरू करेंगे पोल्यूशन से. We need to understand the concept of pollution first. Pollution is a kind of state. Pollution affects the environment. Okay, so we need environment. Okay, let's say natural environment. If any natural environment like atmosphere or air, or natural environment means some water body like river, lake, okay, or natural environment like soil or land. तो कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण में अगर क्या हो, कोई बाहरी तत्व का निवेश हो जाए, ओके, गेट्स अफेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. सो हियर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट सम एक्सटर्नल एजेंट को हम बोलेंगे पोल्यूटेंट. ओके, दिस एक्सटर्नल एजेंट कुड बी सॉलिड, इट कुड बी लिक्विड, or it could be gas, it could be pathogen as well. okay, तो कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण जैसे आपका वायुमंडल, एयर, या फिर कोई नदी, ओके, वाटर बॉडी, या फिर जमीन, अगर उसमें कोई बाहरी तत्व का प्रवेश हो जाए. बाहरी तत्व क्या चीज है? ये चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो. सॉलिड क्या हो सकता है? डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, दे आर सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, लिक्विड भी हो सकता है कि ये जो आपका कोई सॉइल में या वाटर में कोई लिक्विड चीज आ जाए, केमिकल्स आ जाए, या फिर गैस आ जाए. कई तरीके की पॉइजनस गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी तो उसको अफेक्ट कर देंगी. पैथोजेंस भी हो सकते हैं. पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस में गेट स्प्रेड इन एटमॉस्फेयर और थ्रू वाटर बॉडी इट में गेट स्प्रेड. और पैथोजेंस के अलावा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इतने तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं जो कि किसी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाए. और क्या होगा इससे? द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज नॉट रिमेन्ड सुटेबल फॉर ह्यूमंस, देन इट इज कॉल्ड पोल्यूशन. ओके, सो एनी नेचुरल एनवायरनमेंट being affected by some external agent, and after this very interference or this addition of this external agent, if the natural environment has not remained suitable for humans, then it is called a state of pollution. So natural environment में इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, और ये अलग अलग तरीके के external agent, जिसमें सॉलिड आपके कई तरीके के हो सकते हैं. ये मेटेलिक हो सकते हैं, ये नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस कई तरीके की हो सकती है, पैथोजेंस कई तरीके के हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोलन्स,
ये सब एयर में पॉलन्स आ जाए तो कई लोगों को एलर्जी हो जाएगी उससे, तो ये इतने तमाम तरीके के एक्सटर्नल एजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन एंड नाउ वी विल पिक अप ईच ऑफ द टॉपिक वन बाय वन। सो अगर ये हो रहा है तो एयर पोल्यूशन होगा, अगर ये हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन होगा, अगर ये हो रहा है इसमें कोई एजेंट आएगा तो ये आपका होगा सॉइल पोल्यूशन। तो हम एक एक से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला हम देखेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एटसेट्रा। सो एयर पोल्यूशन क्या चीज है? एयर पोल्यूशन आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंटेमिनेशन होगा, वहां से कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट आ जाएगा, या कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर हम कहें कि कोई रेडियो एक्टिव चीज अगर एटमॉस्फेयर में जा रही है और उसके बाद में एयर क्वालिटी अफेक्ट होती है ह्यूमंस के लिए, तो हम इसको कहेंगे एयर पोल्यूशन। इन द पास्ट this very concept of pollution was being seen from the perspective of humans alone, but nowadays we are giving importance to the aquatic, the other life forms as well. Okay, so air pollution may be from because of the solid, liquid, gas or heat also. Heat is also coming out in the atmosphere from the industries etc. तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या है इसके एयर पोल्यूशन के। सोर्सेज हो सकते हैं हाउस होल्ड कंबशन डिवाइसेस, जनरेटर, वुडन स्टोव्स एटसेट्रा, चूल्हे जलता है लकड़ी का। फिर गार्बेज डंपिंग यार्ड्स हो सकते हैं जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, वहाँ से CO2 निकलता है, मेथेन निकलता है। या मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, बहुत तरीके के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं मोटर व्हीकल से, वो भी आपके एयर पोल्यूशन को करते हैं। इंडस्ट्रीज हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं, यहाँ देख सकते हैं आप थर्मल पावर प्लांट है, इसके अलावा आयरन स्टील प्लांट है, ये CO2 रिलीज करता है। थर्मल पावर प्लांट, फ्लाई ऐश, जो कोयला जलता है तो उससे जो छुट बारीक धूल बनती है उसको कहते हैं फ्लाई ऐश, उस आसपास के क्षेत्र को अफेक्ट करती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है, VOC बोलते हैं इनको, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, CO2, ये सब पेट्रोकेमिकल प्लांट से निकलते हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट मीन्स रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट मीन्स प्लास्टिक, पेंट, ये सारे सेक्टर को हम कहते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री से पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। तो ये कई सारी इंडस्ट्रीज हमने हाईलाइट की हैं कुछ कुछ, जिनसे कि आपके कई तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। फिर ये नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल फॉरेस्ट फायर रिलीजेस वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स। फिर नेचुरल में इसके अलावा वोल्केनो को भी हम रख सकते हैं, बॉग, स्वैम्प्स और आपके वेटलैंड्स हैं, यहाँ से मीथेन रिलीज होती है। फिर हम आर्कटिक मीथेन रिलीज को भी देख सकते हैं। आर्कटिक एरिया में परमाफ्रॉस्ट एरियाज हैं और वहाँ सदियों से वो क्षेत्र जमे हुए थे, तो उनमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होके मीथेन बनता है, और वो अगर आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा एरिया में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, नॉर्थ साइबेरिया और नॉर्थ कनाडा, तो वहाँ पे वो जो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन है, सब सॉइल जो नीचे का लेयर में जमा हुआ है सदियों से, वो पिघल रहा है। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट वो एरिया है जहाँ पर सब सॉइल हमेशा फ्रीज रहता है। सब सॉइल मतलब बी लेयर। सॉइल को हम कई सारे लेयर्स में बांटते हैं, सॉइल हराइजन्स बोलते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर है सॉइल का उसको बोलते हैं टॉप सॉइल, उसके नीचे का लेयर है सब सॉइल, और उसके नीचे आपका रेगोलिथ होता है सॉइल। अगर आप हॉरिजन देखें तो वहाँ आपको दिखेगा कुछ कुछ सॉइल्स में सबसे ऊपर एक ऑर्गेनिक लेयर, ओ लेयर भी मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो। तो सब सॉइल फ्रीज रहता है परमाफ्रॉस्ट एरिया में, तो वो एरिया में आपका बहुत सारा मीथेन ट्रैप्ड है, वर्षों से ट्रैप्ड है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल रहा है उस एरिया में का परमाफ्रॉस्ट रीजन। वहाँ का पानी जो है, वहाँ का आइस मेल्ट कर रहा है और वो मीथेन निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। बॉग, स्वैम्प्स, वेटलैंड्स, ये सब भी मीथेन रिलीज करते हैं। फिर वोल्केनो जो CO2 और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एशेस वगैरह निकालते हैं। तो ये सारा का सारा आपका जो फैक्टर्स है ये पोल्यूशन करता है। और हमारे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं हम देख सकते हैं कि इनको, अभी हमने पिछले जो डिस्कशन, पिछला जो स्लाइड में देखा था कि ये जो भी पोल्यूटेंट्स हैं गैसियस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, हीट हो सकता है। सो गैसियस, ये काफ़ी सारे गैसेस हमने पिछले जो सोर्सेज हैं वहाँ भी देखा कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मीथेन निकल रहा है, दैट विल लीड टू द वेरी ग्लोबल वार्मिंग। फिर इसके अलावा हम जो ये
ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन, वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक। जो आपकी कंबशन इंजन है उनसे निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अफेक्ट द वेरी ओजोन लेयर, ओके। सो दिस ओजोन इज ग्राउंड लेवल ओजोन एंड द ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो वो एकदम अलग जगह पे है। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहे हैं। ओजोन वहीं अच्छी होती है जहां वो है स्ट्रेटोस्फीयर में, लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अगर ग्राउंड लेवल पे बनती है तो ये एक पॉल्यूटेंट है। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपके इंजन है कार और बाइक वगैरह में, उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे ये VOC बनते हैं, जो कि बिना जले हुए ईंधन है, वातावरण में चले जाते हैं और ये ओजोन को बनाने में हेल्प करते हैं। ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जब कोई पॉल्यूटेंट सीधा सीधा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और जब वो एटमॉस्फेयर में कई सारे जो भी ऑलरेडी पॉल्यूटेंट हैं उनके बीच रिएक्शन होने की वजह से कोई तीसरा पॉल्यूटेंट बन जाए तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये गैसेस हैं, सॉलिड्स भी हैं हमारे पास में कई, जो कि पार्टिकुलेट मैटर जिनको हम बोलते हैं, तो एरोसोल्स बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो कई तरीके से आ सकते हैं, ये मेटलिक हो सकते हैं, जैसे आयरन डस्ट, लोहे की खदानों में जो काम होता है तो आयरन डस्ट निकलती है, कॉपर डस्ट, लेड, मरकरी, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ज्यादा होता है, बाकी जगह पे उतना नहीं होगा। नॉन मेटलिक जो टाइप का जो आपके पार्टिकुलेट मैटर है, सॉलिड्स हैं, एस्बेस्टॉस है, डस्ट है, आपका नॉर्मल डस्ट या फिर कोल डस्ट, ये आएगा। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे ग्रेन डस्ट, जो फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो जो गेहूं है, धान है, उसमें से जो उसके जो छोटा छोटा धूल के कण, उसमें भी धूल के कण तो नहीं बोलना चाहिए, जो ग्रेन या जो कचरा है उससे रिलेटेड चीजें हैं उसको कहते हैं ग्रेन डस्ट। कॉटन फाइबर, कॉटन सेक्टर में जो काम करते हैं उनको अफेक्ट करती है। केन फाइबर, शुगर केन का जो जूस निकालते हैं तो छोटा छोटा जो टुकड़ा जो गन्ने का जो निकलता है उसको कहते हैं केन फाइबर। बैक्टीरिया, वायरस, पोलन्स, ये सब के सब आपके तीनों मिला के हम कहेंगे कि ये सॉलिड्स हैं। और हीट फ्रॉम योर एग्जॉस्ट ऑफ द कार, द वे हीट इज ऑल्सो कमिंग आउट, सो जो हीट है वो भी टेम्परेचर को बढ़ा रही है हमारे एटमॉस्फेयर को, और उसकी वजह से उसको भी हम एक पॉल्यूटेंट मानेंगे। तो ये जो सारे के सारे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका इफेक्ट क्या हो रहा है? इनका इफेक्ट हो रहा है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, सो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर यहां पे हमारा हो रहा है क्लाइमेट चेंज। फिर यहां पर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है एसिड रेन। एयर पोल्यूशन की वजह से होता है अर्बन एरिया में ज्यादा फॉग, स्मॉग। सो ये और ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। कई सारी बीमारियां अर्बन एरिया में लोगों को हो रही है। अस्थमा हो रहा है, विंटर्स में लोगों के गले में खराश रहती है काफी लंबे समय तक। तो ये सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये इशू क्या है। तो सबसे पहला इशू हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं एयर पोल्यूशन के, उसमें सबसे पहला इशू है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ज्यादातर इसी पे सवाल आ रहा है, पिछले बारों में जो आया है। तो हमारे पास कई सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें से एक पॉल्यूटेंट CO2 भी है, ठीक। जो मेन मेड पोल्यूशन है आज की डेट में, उसमें जो पोल्यूशन करने वाला सबसे बड़ा एक्टिव एजेंट आज की डेट में CO2 को माना जाता है। CO2 वैसे तो अच्छी गैस है, अगर और कॉन्सेंट्रेशन भी एटमॉस्फेयर में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम देखें कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो ये लगभग 1750 में 0.028% था, जो लगभग 1970 के आते आते 0.038, और ये वर्तमान में इसको बोला जाता है 0.042 या 43 या 42 पार्ट पर मिलियन, ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं।
तो ये नया लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आपकी बुक में हो सकता है कि ये वाला डाटा लिखा हो। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अगर हम परसेंटेज में देखें, नाइट्रोजन 78% है, ओके, उसके बाद 21% के लगभग ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है 0.93 और उसके बाद चौथे नंबर पे CO2 आता है। तो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैपेसिटी है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, गांच का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ठंडे प्रदेशों में लोग उपयोग में लाते हैं। और इसमें कैपेसिटी होती है कि जो सनलाइट इसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है। तो जब हीट इसमें ट्रैप हो जाती है और हीट बाहर नहीं निकलती, तो जो अंदर इसमें जो भी पौधे हैं, फसलें हैं, खासतौर से सब्जियां, फूल, वो सब ग्रोथ कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लाइट लगा करके, हेलोजन लाइट लगा करके भी एनर्जी दी जा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर काफ़ी नीचे चले जाएंगे तो फ्रॉस्ट होने की वजह से आपकी फल, सब्जियां, पौधे खराब हो जाएंगे। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर छोटा भी हो सकता है और कमर्शियल स्केल में काफ़ी एकर्स में भी हो सकता है ये। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है। तो ये होता है ग्रीन हाउस, इट ट्रैप्स हीट। In the same way, Earth's atmosphere also reflect the very same type of phenomena because of the presence of some of the greenhouse gases, जिनमें हम CO2, मीथेन और वाटर वेपर, ठीक, फिर इसके अलावा और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह वो भी हैं। तो ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मेनली CO2, वाटर वेपर, ये नेचर में ज़्यादा हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मीथेन। तो ये आपका ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट है, वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट करती है, और जो भी एनर्जी सन से आती है उसको ये ट्रैप करती है, ठीक है। अर्थ सरफेस इज द हीट सोर्स फॉर द एटमॉस्फेयर, सन इज नॉट द डायरेक्ट सोर्स। सन से जो शॉर्टवेव रेडिएशन आता है वो हमारी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करती है, उसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट करती है, और वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जो CO2 या और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है और टेम्परेचर रात को बहुत ठंडे नहीं हो पाते। अगर हम देखें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है 24 घंटे का, वो अर्ली मॉर्निंग में सुबह 3:30 साढ़े 4 बजे के रेंज में रिकॉर्ड होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पिछले 200-300 साल में आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता जा रहा है तो एटमॉस्फेयर में काफी सारी हीट ट्रैप होती जा रही है और आपके अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को वो बढ़ा रही है, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगी। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये जो गैस है ये कौन कौन निकाल रहा है, किस तरीके से निकाल रहा है CO2, तो देखिए चाइना जो है 29% के आसपास CO2 निकाल रहा है। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें 14% USA निकाल रहा है, इंडिया का लगभग 7% है। तीसरे नंबर पर हम आ रहे हैं CO2 रिलीज में 21 में, ठीक, और रशिया का इसके बाद नंबर है, और बाकी और भी कंट्री हैं छोटे छोटे, जिनमें कि आप देख सकते हैं और भी कंट्रीज के नाम हैं। तो मुख्य रूप से चाइना, USA, इंडिया, रशिया यही है जो कि ग्रीन हाउस इमिटर हैं, जो आपके CO2 इमिटर है मेनली। तो इसको कम करने की भी बात होती है, क्योंकि अगर ये गैस का लेवल बढ़ता जाएगा तो काफी समस्या होगी। क्या क्या समस्याएं होंगी? अगर बढ़ता जाता है तो हमारे पास समस्या होगी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग is the rise, average rise in the temperature on the earth। हम प्रतिदिन टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है लगभग 2:30 बजे से लेकर के 3-3:30 बजे के बीच में दोपहर में, और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है लगभग सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच में। किसी दिन का एवरेज टेम्परेचर अगर हमको निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उस दिन का एवरेज टेम्परेचर आ गया। तो मान लीजिए आज का एवरेज दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 रहा और रात को मिनिमम टेम्परेचर 15 रहा, तो आज का एवरेज टेम्परेचर हम कह देंगे कि कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही हम
पूरा जो भी महीना चल रहा है, मान लो अभी दिसंबर चल रहा है, तो पूरे दिसंबर के हर एक दिन का एवरेज निकाल सकते हैं। और पूरे दिसंबर का जब आ गया, जैसे आज का मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी दिन का 19.5 होगा, किसी दिन का कुछ होगा, 18 होगा, 20 होगा, ऐसे पूरे महीने का जो भी टेम्परेचर आया, इसको अगर हम एवरेज कर दें, सारे जोड़ करके 30 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास मिलेगा दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर। अभी 2022 है, तो 2022 में दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक, तो ये एक डाटा आ गया हमारे पास। ऐसा हमको पिछले लंबे समय का डाटा एनालिसिस करना है, तो मिनिमम 30 से 35 साल का डाटा अगर आप लें कि पिछले 2021 में, 2020 में, 19, 18, 17 ऐसे करके पिछले 30 साल का एवरेज हमको लेना है। तो आज इस साल का दिसंबर का ये टेम्परेचर है, ऐसे पिछले 30 साल का सारा डाटा निकाल करके हम उसका एवरेज करें, और पिछले 30 साल में पटना में या दिल्ली में दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर अगर आता है मान लो 20 डिग्री या 21 डिग्री या 19 जो भी आता है, इसको अगर हम करके देखें तो इसको हम कहेंगे पटना का क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस रिगार्डिंग द टेम्परेचर एंड रेनफॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये टेम्परेचर का आ गया, ये टेम्परेचर आ गया। ऐसे ही हम रेनफॉल का भी देख सकते हैं कि पटना में दिसंबर में कितना रेनफॉल हुआ 2022 में, फिर 21 में, फिर और पिछले साल में। तो 35 साल का स्ट्रॉलर जो ज्योग्राफर है वो 35 साल लेते हैं। कोपेन ने अपना जो ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन दिया है क्लाइमेट का, उसमें उन्होंने 30 साल का डाटा लिया है। तो 30-35 साल का आप कुछ भी ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस बात करता है 35 साल के डाटा की, तो आप 30-35 साल का डाटा लेकर के उसका एवरेज निकालेंगे, वही किसी जगह का क्लाइमेट होगा। तो ये हमने पटना का क्लाइमेट निकाल लिया कि टेम्परेचर यहाँ पे अभी फिलहाल जो एवरेज टेम्परेचर पिछले 30-35 साल का 20 है। और ऐसे ही रेनफॉल भी अगर हम कहें कि पटना में पिछले 35 साल में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो ये एवरेज रेनफॉल और टेम्परेचर है पटना का दिसंबर का। ऐसा हम अलग अलग महीनों के लिए निकाल सकते हैं। तो ये पटना का क्लाइमेट है। अब हम पिछला डाटा लें, पिछला डाटा हम अलग अलग टाइम में लें। जैसे हम ये लें कि 1900 से लेके हमारे पास में लगभग 1790 से टेम्परेचर और रेनफॉल का डाटा है, ज्यादातर बड़े शहरों के लिए, पूरे वर्ल्ड स्तर पर अवेलेबल है। जब यूरोपियंस यहाँ आए तो उन्होंने इस काम में बहुत रुचि दिखाई और पूरे दुनिया भर का जो भी डाटा है सब उसको कंपाइलेशन किया गया। तो हम इतना दूर नहीं जा रहे हैं, हम लोग 1900 से लेते हैं कि हम 1900 से लेके 1930 के समय ये या 1935 तक 35 साल लेते हैं मान लो यूएन के हिसाब से। तो इस समय में पटना का दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर क्या था, तो और हमको पता चलता है कि ये 18 डिग्री था। पटना का दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर 1900, 1901, 1902 ऐसे करके 1935 तक एवरेज टेम्परेचर दिसंबर का, ये अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हम आगे ले लेते हैं कोई दूसरा पीरियड 1980 से लेके ये हो जाएगा 2015 तक, ये भी 35 साल है। तो यहां पे अगर मान लो 19 डिग्री टेम्परेचर आता है एवरेज। और ऐसे ही हम कोई एक तीसरा पीरियड और ले लेते हैं, ये तीसरा पीरियड हम ले लेते हैं 1990 से लेके 1990 या 1985 से लेके, अगर हम 85 से लेके अगर 2020 तक का पीरियड ले लें, ये भी 35 साल का पीरियड है, और यहां पे आता है टेम्परेचर 20 डिग्री, तो हम कहेंगे कि पटना में औसत रूप से जो तापमान बढ़ते जा रहे हैं यही ग्लोबल वार्मिंग है। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? एवरेज टेम्परेचर, okay, long term average temperature of a place if they consistently rise, that is what is global warming। और ये हो क्यों रहा है? वातावरण में जो CO2 है मेन में डायमेंशन की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से, वो जो CO2 जा रही है उसकी वजह से ये सारा का सारा आपका टेम्परेचर का राइज हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, कंसिस्टेंट राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग है। और हम क्लाइमेट चेंज बोलें तो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट में दो चीजों को लिया जाता है, रेनफॉल और टेम्परेचर, ठीक। लेकिन क्लाइमेट चेंज में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रेनफॉल इतना जहां एवरेज हो रहा है, मान लो 1 सेंटीमीटर हो रहा है दिसंबर में, पिछले 35 साल का एवरेज है, तो अगर 1 सेंटीमीटर से 2 हो जाए तो भी क्लाइमेट चेंज है, 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर हो जाए तो भी क्लाइमेट चेंज है। टेम्परेचर अगर जितना है, मान लो कि अभी पिछले 35 साल का एवरेज मान लो हमने निकाला कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 से 21 हो जाए तो भी क्लाइमेट चेंज है, और अगर 19 हो जाए तो भी क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हम तभी कहेंगे जब कंसिस्टेंटली इसमें
राइज हो रहा है। तो आपका जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसका एक मेजर इफेक्ट हो रहा है, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, कुछ अगर हम कॉजेज देखें कि ये आपका क्लाइमेट चेंज कैसे हो जाता है या ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो जाती है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स। अगर हमको काफी ज्यादा कंटेंट लिखना है इस बारे में तो नेचुरल कॉजेज हो सकता है चेंज इन द टिल्टेशन, ये फिल्ट्रेशन नहीं है, टिल्टेशन है, तो मतलब झुकाव। अगर अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, अगर ये कम और ज्यादा हो जाए तो आपका जो सूर्य का जो उत्तर और दक्षिण की तरफ जो मूवमेंट होता है, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, वो 23.5 के बजाय ज्यादा डिग्री तक होगा। तो इससे भी आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अगर ये 40 डिग्री तक झुकाव हो जाए अगर अर्थ का, तो 40 डिग्री तक सन वर्टिकल होगा गर्मियों में। तो उस स्थिति में जो नए एरिया जहां तक सनलाइट पहुंचेगा वहां पे वो लोग कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या उनका क्लाइमेट चेंज हो गया है। फिर अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम नहीं रहता हमेशा, उसमें वेरिएशन हो सकता है। जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, वो एक एवरेज है, उसमें वेरिएशन हो जाए तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है। सोलर केमिस्ट्री, अगर सन ज्यादा अगर एनर्जी देने लगे, कम एनर्जी देने लगे तो भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। फिर आपका जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंज हो, जैसे कि CO2 का परसेंटेज वेरी कर रहा है, तो हम इस एक डायमेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आज की डेट में, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। प्लेट टेक्टोनिक से भी हो सकता है। अगर इंडिया अफ्रीका के पास जुड़ा हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में, तो उस समय वहां का क्लाइमेट कुछ और था, और वहां से शिफ्ट होकर अगर वो किसी दिन इक्वेटर पे रहा होगा तो वहां इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट रहेगा, और आज यहां आ गया है तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी आपका क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें मेन मेन एस्पेक्ट कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडस्ट्री और व्हीकल से जो निकल रहा है, आर्कटिक मीथेन रिलीज अभी हमने डिस्कशन किया था, पैडी कल्टीवेशन, धान की फसल में पानी भरा रहता है काफी लंबे टाइम तक, और वो जब सड़ती है लास्ट में, जब वो हरा नहीं रहता, तो उस टाइम में उसमें से बहुत मीथेन निकलती है। मीट इंडस्ट्री, जो भी आपके पशु हैं जिनको मीट के लिए गाय भैंस वगैरह रूडिमेंट्री क्रिएचर्स पाले जाते हैं, तो वो उनके पेट में बड़ी मात्रा में मीथेन बनती है। जुगाली करते हैं ये जानवर, और बहुत सारा जब घास खाते हैं और वो अंदर उसका पेट में प्रोसेस होता है, उसको बैठ के जुगाली करते हैं, तो वो भी जब डकारते हैं तो उसमें भी बहुत सारा मीथेन बाहर निकलता है। और मीथेन को आज की डेट में माना जाता है, लगभग 15 साल पहले तक ये माना जाता था कि 27 गुना ज्यादा प्रभावकारी गैस है मीथेन CO2 की तुलना में। यानी कि 1 टन CO2, 1 टन मीथेन जितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, वो 27 टन CO2 के बराबर है। लेकिन जो नया रिसर्च है हार्वर्ड वगैरह में या IPCC में, वो बताता है कि लगभग 80 गुना ज्यादा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर वजह है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में फॉरेस्ट हेल्प करते हैं, लेकिन आपके जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है या पोलर जो आपके टैगा फॉरेस्ट है वो बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं, हिमालय में भी हो रहा है। तो ये डिफॉरेस्टेशन। लार्ज सिटी डेवलपमेंट, ठीक, कंक्रीट जंगल, इतना बड़ा शहर दिल्ली, पटना, मुंबई, इतने बड़े बड़े शहर बना दिए गए हैं जहां पर आपने जो टोटल सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर गया। अगर समतल जगह है 10 स्क्वायर किलोमीटर तो उतने में ही सनलाइट गिर रहा है, लेकिन अगर वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें तो एरिया उतना ही है, लेकिन जो बिल्डिंग की जो चारों दीवारें हैं वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी और उसकी वजह से वार्मिंग होगी। और जो कंक्रीट होता है या सड़कें होती हैं, सड़कों में जो कोलतार यूज होता है, अलकतरा जिसको बोलते हैं आपके यहाँ, वो भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, एब्जॉर्ब करता है। या शहरों में जो कांच की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो सब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, एवरेज टेम्परेचर राइज होता है। इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे? अगर मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेज गति से पिघल रहे हैं, सी लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, रेनफॉल पैटर्न में चेंज आ रहा है, जो आपका मानसून है उसका जो रेनफॉल पैटर्न है वो बदल रहा है। ठीक, जो एक्सट्रीम इवेंट हैं जैसे कि हीट वेव्स हैं, फ्लडिंग है, ड्रॉट, हरिकेन, इन सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। फिर वाइड स्प्रेड वेनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, जो एनिमल जहां रहते हैं तो वो भी लॉस होगा। फिर
फिर डिजीज स्प्रेड करेंगे, मलेरिया वगैरह का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मच्छर का और विस्तार होगा। ठीक, पहले समय में यूरोप वगैरह में मच्छर नहीं होते थे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर धीरे धीरे तो वहां भी मच्छर फैल रहा है। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया या ट्रॉपिकल सीज में सब जगह मिलते हैं कोरल रीफ्स, तो वो अफेक्ट होंगे। प्लैंकटन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर सी में टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर राइज होने से। प्लैंकटन इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द सी, और प्लैंकटन का उपयोग करके ही जो मछलियां जो ग्रोथ करती है, तो अगर प्लैंकटन का ग्रोथ अफेक्ट होगा तो मछलियां अफेक्ट होंगी, क्रॉप फेल्यूर होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी, फिर जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम आप तो एसी लगा लेंगे, लेकिन वो लोग एसी नहीं लगा पाएंगे, उनको ज्यादा हीट वेव बियर करना पड़ेगा। ठीक, उनकी इनकम इनसिक्योरिटी हो जाएगी, क्रॉप्स अगर फेल हो जाएंगी, अगर ज्यादा फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, तो हमारे पास में अगर हम देखें तो 1972 से ही हमको एफर्ट्स दिखते हैं। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में 5 जून को वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल 5 जून को मनाएंगे। और ये भी डिसाइड हुआ था कि अगले 20 साल के बाद हम मिलेंगे और फिर से जो भी हम आज निर्णय ले रहे हैं उनका फिर से एनालिसिस करेंगे, 92 में फिर से मिलेंगे। यहां ये डिसाइड किया गया कि सारी सरकारें अपने क्षेत्रों में जाकर के वापस, जब ये लोग जो भी आए हैं, इट वाज अ समिट लेवल डिस्कशन। समिट लेवल का मतलब होता है कि जो भी आपके देश में डिसीजन मेकिंग की हाईएस्ट अथॉरिटी वो उसमें भाग लेगी। तो समिट लेवल डिस्कशन में हमेशा इंडिया के प्रधानमंत्री भाग लेंगे, यूएसए के राष्ट्रपति भाग लेंगे, और जब ये वहां जाके कुछ कहते हैं, कुछ हामी भरते हैं, तो उसका महत्व होता है। तो ये लोग अगर वहां कह रहे हैं कि हम सारे लोग मिलकर के पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि 1972 ऑनवर्ड्स सेवरल लॉज आर इमर्जिंग इन इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे इंडिया का अगर हम कहें कि इंडिया ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, तो किस लिए बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यहाँ हामी भरी थी। उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट बनाया ताकि हम वाटर कंजर्वेशन को, वाटर पोल्यूशन को रोक सकें। ठीक, तो पहला वाइल्ड लाइफ का एक्ट, दूसरा वाटर एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, तीसरा इसके बाद अगर हम कहें 1981 में, अच्छा बीच में हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये डाला गया, और डीपीएसपी में डाला गया। आर्टिकल 48 है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो ये सब हमने क्यों डाले, क्योंकि हमने 1972 में हामी भरी थी कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। फिर 1981 में एयर एक्ट, जिसमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई, वो किया गया। ठीक है, तो ये हमने कई लेवल पे प्रयास किए भारत में, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने हामी भरी थी। फिर ये जो आपका 1972 का जो कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद फिर 1979 में एक दूसरा ट्रबल आया। वो ट्रबल था आपका ओजोन होल से रिलेटेड। पहली बार पता चला कि ओजोन होल में दिख रहा है अंटार्कटिका पे, तो उसके लिए 1985 में वीना कन्वेंशन हुआ एक, जिसने डिसाइड किया कि हम जल्दी से उन चीज़ों को पहचानें जो कि ओजोन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और हमने फिर उसी के बाद 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो भी गैसेस इसको अफेक्ट कर रही हैं, उन सबके प्रोडक्शन को टाइम बाउंड मैनर में समाप्त करने की बात थी। तो ये आपका 1972 ऑनवर्ड्स एक डिस्कशन है। फिर जब ये 72 का जो बात हुआ, तो उसमें हमने कहा कि 20 साल के बाद मिलेंगे। तो 20 साल के बाद जब हम मिलेंगे तो क्या मुद्दों पर डिसाइड होगा, किन मुद्दों पर बात होगी, तो उसके लिए एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट बनाया गया था, जिसके की हेड थे ब्रंटलैंड। तो जो उसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। इस ब्रंटलैंड ने 1987 में अपना रिपोर्ट दिया, उसका नाम था रिपोर्ट का अवर कॉमन फ्यूचर, या रिपोर्ट ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन। और इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को दिया गया था। इस रिपोर्ट में जो भी इन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे या क्या क्या करना चाहिए, 92 में जो 20 साल होने वाले थे 1972 के, उनकी दूसरी बैठक हुई और वहां पे इन्होंने सारे मुद्दों पे चर्चा किया और उसको अर्थ समिट कहा गया, 92 अर्थ समिट। और इन्होंने इसमें जो
नई चीजें क्रिएट की। 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नामक एक संस्था बनाई गई थी यूएन के अंडर में, जो कि पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ी संस्था थी उस दौर में। तो इसका काम था कि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड चीजों में कोऑर्डिनेशन करना, लेकिन इसके पास काम का बोझ इतना ज्यादा था तो 92 में इन्होंने, यूएन ने एक आपका जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अलग से पूरा एग्रीमेंट, अलग से एक ट्रीटी साइन की और एक अलग बॉडी क्रिएट की जिसको बोला जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका काम केवल एक्सक्लूसिव क्लाइमेट चेंज को डील करना है और इसकी हर साल बैठक होती है। एक बैठक इसकी समिट लेवल बैठक होती है, यानी कि इसमें भी राष्ट्राध्यक्ष ही भाग लेंगे अलग अलग देशों के, तो अलग अलग भागों में होती है और इसको बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो जो कोप है हर साल होता है और ये जो आपका कोप होता है इन्हीं में से एक 1997 में एक जो कोप हुआ था, कोप की मीटिंग, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था जिसमें कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 37 डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ही ये बाध्यकारी था और ये जो 37 डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इनको क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना था 2008 से लेकर 2012 के बीच में। ये टाइम फ्रेम था जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया जाना था। एग्रीमेंट हो रहा है 97 में, लागू होना है 10 साल बाद, 97 के एंड में जाके हो रहा है, इसलिए 10 साल का टाइम दिया है कि ये सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रीज के पास टाइम रहे। क्योंकि अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है, इसका मतलब है कुछ फैक्ट्रीज जो पुरानी है, जो पोल्यूशन कर रही है, उनको बंद करना होगा। लोगों के घरों में जो पुराने एसी लगे उनको हटाना होगा जो ज्यादा बिजली खा रहे हैं, या फिर आपके जो प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट हैं, या आपके जो और भी इस तरीके के यूनिट हैं जो पोल्यूशन कर रही है, उनको बंद करना है या उनमें नई टेक्नोलॉजी लेके आना है। तो एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा ही ऐसे कामों के लिए समय दिया जाएगा। तो ये 37 डेवलप्ड कंट्री के लिए था और इनको 1990 का जो भी इनका ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन था उसका 5.2% अपना प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन गैस का प्रोडक्शन कम करना था 2008 से 12 के बीच। 2012 में ही क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। तो ये जो आपका 97 का क्योटो प्रोटोकॉल था इसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ठीक, इसमें इन्होंने कार्बन क्रेडिट नाम के कॉन्सेप्ट को भी लेके आए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी मोटिवेशन मिले नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ग्रीन हाउस इमिशन कट करने के लिए। क्योंकि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये केवल डेवलप्ड कंट्री पे बाध्यकारी था, उन्हीं को कट करना था अपना इमिशन। तो इन्होंने मोटिवेशन दिया डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो जिससे कार्बन इमिशन कम होता है तो उसके लिए ये कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। यूएन कार्बन की जो बॉडी है यूएनईपी वो कार्बन क्रेडिट देगी और एक कार्बन क्रेडिट उस दौर में लगभग $1 के बराबर वैल्यू रखता था। यानी कि अगर आपके पास एक टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन आपने कम किया है अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लगा करके, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसको कि आप बेच सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज को। क्योंकि सारे डेवलप्ड कंट्री के पास अपना अपना टारगेट है कार्बन इमिशन कम करने का, लेकिन अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए उत्सर्जन में कमी करके, तो वो आपसे कार्बन क्रेडिट खरीद करके वहां दिखा सकते हैं कि ठीक है हमको अगर मान लो 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम करना था तो हमने 90 किलो इस तरीके से की कि हमने अपना प्रोडक्शन घटाया है और 10 किलो हम प्रोडक्शन तो नहीं घटा पाए लेकिन हमने किसी डेवलपिंग कंट्री से कार्बन क्रेडिट खरीद ली, तो उसको माना जाएगा कि हाँ इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। तो ये इस तरीके से ये प्रयास किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। 2012 में जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद कोई हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था कि आगे क्या होगा पोस्ट क्योटो। तो फिर फाइनली जब डिस्कशन डिबेट्स हुए तो 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया जो कि अब सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सारे देशों के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल था जो कि उसमें शामिल थे, उनके ऊपर उनको अपना एक टाइम बाउंड मैनर में उत्पादन कम करना था 2008 से 12 के बीच में। और लेकिन अब जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस PARIS फ्रांस की राजधानी है, वहां जो एग्रीमेंट हुआ है ये इंडेफिनेट पीरियड तक इसमें कोई टाइम नहीं दिया है और हर एक कंट्री को अपनी स्वेच्छा से टारगेट बताना है कि वो कितना कार्बन इमिशन कम करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रयास करेंगे उनको खुद डिसाइड करना है। और अगर वो टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई पेनाल्टी वाली व्यवस्था नहीं है। पहले पेनाल्टी वाली व्यवस्था थी, अब कोई पेनाल्टी वाली व्यवस्था नहीं है, बस नेमिंग और शेमिंग वाला अप्रोच होगा कि जैसे कि आपका किस ने टारगेट पूरा नहीं किया तो बोर्ड पे नाम लिख दिया जाएगा कि ये लोग हैं, तो आप उनको मोरली प्रेशर क्रिएट करने की बात करोगे, बाकी फाइनेंशियली कोई यहाँ पे ट्रबल नहीं है।
सो इंडिया ने भी अपना नेशनल एक्शन क्लाइमेट प्लान बनाया है जो कि 2008 से ही काम कर रहा है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं, 8 ऑब्जेक्टिव हैं, जिनमें कि हम सोलर एक्टिविटी को या हिमालय जो है उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आपका एक बड़ा सा इशू है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज को अगर आपने नियंत्रित नहीं किया, ये 2100 तक का टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट में कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जितना भी टेम्परेचर था 1750 के आसपास, उस टेम्परेचर का आगे 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर 2100 तक बढ़ना नहीं चाहिए और कोशिश होगी कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े। अब 1750 में क्या टेम्परेचर था इसको लेके अभी कोई सहमति नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फ्यूचर में कभी उस पर डिसीजन होगा। तो ये जो भी है कि क्लाइमेट चेंज में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो 1750 का जो भी था उसका 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े। तो लगभग ये माना जाता है कि 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एवरेज टेम्परेचर था अर्थ का, तो उससे 2 डिग्री से ज्यादा ये आईपीसीसी फैसला करेगी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज टेक्निकल बॉडी है, काफी सारे साइंटिस्ट हैं, वो देखेंगे फ्यूचर में इस मैटर को कि यहाँ पे क्या होना है। इसी तरीके से जो आपका एयर पोल्यूशन है उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास एसिड रेन भी है। जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जब ऊपर वातावरण में चले जाते हैं औद्योगिक गतिविधियों से, बारिश के समय जब थंडर लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उस समय वो पानी से क्रिया करके पानी में घुल के नीचे आ जाते हैं और उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये एसिड रेन न केवल जीवों के लिए हानिकारक है, ठीक, बल्कि अन्य जीवों के लिए, बल्कि मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। आपके हेयर लॉस हो सकता है इससे, आपके स्किन में रैशेज हो सकते हैं, ठीक। ये बिल्डिंग्स के लिए भी, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लस आपके जो व्यक्तिगत घर हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। उसके जो कलर हैं वो डल हो जाएंगे, बहुत जल्दी एसिड को घोल करके निकाल लेगा। आपने लाखों रुपए लगाकर घर की पेंटिंग की है, वो अफेक्ट हो जाएगी। तो आपका एसिड रेन उसको अफेक्ट कर रहा है। प्लस एसिड जब पानी में जाता है उसके पीएच को वैली कर देगा, तो जो प्लैंकटन है, पानी में जो प्लैंकटन है, काई है, वो अफेक्ट होगी, जिससे मछलियां अब प्रभावित होंगी। मछलियां मर भी जाती हैं पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाने से, ठीक है। तो और इसके अलावा सॉइल्स में जो केमिकल्स वगैरह है, सॉइल में जो सॉल्ट्स हैं उनको घोल करके नीचे लेवल पे लेके जाएगा। तो एसिड रेन कई स्तरों पर प्रभावित करती है। ताजमहल का कलर अगर मान लो डल हो रहा है तो उसकी एक वजह एसिड रेन ही है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये जो एसिड्स, सल्फर ऑक्साइड्स जो निकलता है, उसी का प्रभाव आगरा तक बताया जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई प्रकार की गतिविधियों में निकलते हैं, जैसे कि जो आपके रेफ्रिजरेंट्स हैं उनसे निकलते हैं, जेट प्लेन से निकलते हैं, या कई तरीके के जो शेविंग फोम वगैरह हैं उनसे निकलते हैं, ये सब जाके ओजोन परत को नुकसान करते हैं। और अगर ओजोन परत को नुकसान हो जाएगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिनको ओजोन रोकती है वो धरातल तक पहुंच जाएंगी और धरातल पर जीवों को, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाएंगी। हमारे लिए काफी हार्मफुल है, ठीक। फॉग एंड स्मोक, जो पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण, धूल के कण, कार्बन के कण, या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से सीमेंट, कंक्रीट वगैरह, जो छोटे छोटे जो जितना भी प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, वो सब वातावरण में जब उपस्थित रहता है और जब संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन, तो इन्हीं कणों के ऊपर कंडेंसेशन होता है, जिससे कि फॉग का निर्माण होता है, ठीक। तो फॉग बनना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब इस फॉग में स्मोक भी मिल जाता है तो इसको कहता है स्मोग, SMOG। ये दोनों के कुछ लेटर्स को लेकर के वर्ड बनाए। दिल्ली NCR में, पटना में ये एक काफी बड़ी समस्या है। यहाँ भी दोनों जगह पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ऊंचा रहता है। और ये जो स्मोग है, ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो आपकी फसलें हैं उनको कचरा जलाने की वजह से बनता है। तो ये भी पोल्यूशन का एक प्रकार है, जो कि जो शुरुआत की जो ठंडी है उसमें परेशान रखता है।
शुरुआत में इसलिए होता है क्योंकि फसलें जो है साल भर नहीं जलाई जाती, कूड़ा करकट साल भर नहीं जलता है, पूरी विंटर में नहीं जलता, बाद में बंद हो जाता है, तो ये प्रभाव भी बंद हो जाता है। और इस दौर में जब ये फॉग स्मोक बनता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दी जाती है दिल्ली में, पटना में भी। फिर जो फैक्ट्रीज हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ऑड इवन फार्मूला जो डीजल कार हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ऑड इवन डे पे चलेंगी कुछ कार, जिस 1, 3, 5, 7 इस डेट को चलेंगी, जिनके कार के नंबर इवन है वो 2, 4, 6 इस डेट में चलेंगी। तो इस प्रकार से कारों को चलाया जाता है। सीएनजी बसेस को, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सबको प्रमोशन किया जाता है। तो ये आपका फॉग स्मोक है। तो ये जो मुख्य इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हैं। क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती है? लोगों को अस्थमा होता है, ये गले में खराश होती है जो एयर पोल्यूशन उसकी वजह से, या फिर एसिड रेन है वो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे। ठीक, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हीट वेव रहेंगी, तो लोगों को ज़्यादा लू लगेगी, गर्मियों में ज़्यादा आप परेशान रहेंगे। यूरोप के दक्षिणी भाग जो भी हैं उन सब में काफ़ी बड़ी संख्या में हीट वेव्स के डेज होते हैं, ठीक, जब उष्ण लहर चलती है। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हम देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पॉलिसी मेजर्स हो सकती हैं, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हम जो पूरे हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं हमेशा कि क्या लेवल है उसका। दिल्ली एनसीआर में, सारे बड़ों शहरों में इसको किया जाता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि इससे ज़्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया के क्या होना चाहिए। ठीक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तैयार किया जाता है। ठीक, फिर हम ये पॉलिसी मेजर्स हैं, इसके अलावा हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं, फिर कुछ कंट्रोल मेजर्स भी लेते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम जैसे कि आपकी जो दिवाली वगैरह पे पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक, सीएनजी व्हीकल को प्रमोट करते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। कंट्रोल मेजर्स, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो उस समय पे हम फैक्ट्रीज को बंद करने का आदेश देते हैं। ठीक, उस समय पे हम जो कई देशों में तो प्राइवेट व्हीकल को चलाने पे भी प्रतिबंध होता है, जैसे चीन में, कि आप जो अगर पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है तो केवल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रो है, बस है, उनसे ही जाएंगे। तो ये कंट्रोल मेजर हैं। कंट्रोल मेजर के लिए पानी का छिड़काव होता है। दिल्ली एनसीआर में जो पेड़ पौधे हैं उनको सुबह सुबह नला दिया जाता है, फायर ब्रिगेड के लोग पानी डाल करके। क्यों? क्योंकि जो पत्तियों पर जब पोल्यूशन जमा हो जाता है तो सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और वो अगर सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो पोल्यूशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उन पे पानी के छिड़काव करने से या वातावरण में ऐसे भी करने से डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाता है और उसकी वजह से आपका पोल्यूशन काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। फिर जो आपके घरों में हम लोग कंट्रोल करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, जो कि ये सारा का सारा पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के सिस्टम लगाते हैं। दिल्ली में भी ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो कि पोल्यूशन को सोखता है, कार्बन सिंक बोलते हैं। प्लांटेशन हो सकता है, जो अर्बन फॉरेस्ट लगाने की बात चल रही है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं जिनको कि किया जा सकता है। ठीक, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि ये अगर 0 से 50 है तो उसको अच्छा माना जाता है, 50 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 401 से 500, तो इसको सीवियर माना जाएगा। बड़े शहरों में, दिल्ली में, पटना में, पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, 13 बड़े शहरों में अलग अलग जगह पे बोर्ड लगा करके वहाँ किस तरीके की वायु है उसका AQI बताया जाता है। तो लोग अवेयर हो सकते हैं घर से बाहर निकलना है नहीं निकलना है। तो ये एक इशू है जो कि हम बता सकते हैं कि ये आपके अफेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको हैंडल करना है। फिर यहाँ पर इसी के साथ में हम दूसरा इशू देखेंगे जो कि है वाटर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन के साथ साथ जो उसी से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को भी देखा, एक कॉन्सिक्वेंस है। फिर हम दूसरा मुद्दा देखते हैं वाटर पोल्यूशन। कोई भी जो वाटर रिसोर्स है आपका, वाटर रिसोर्स हो सकता है कि वो सरफेस वाटर रिसोर्स हो या हो सकता है कि वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स हो। सरफेस वाटर में रिवर आ जाएंगी, आपके लेक आ जाएंगी, पॉन्ड आ जाएंगे, ये सरफेस वाटर है। और
जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जमीन के नीचे जो पानी है, ओशंस भी सरफेस वाटर हैं एक तरीके से, उसको एक अलग कैटेगरी में भी रखा जा सकता है या रखा जाता है। तो हम अगर कहें कि टाइप क्या है, तो टाइप होगा सरफेस वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ओशन वाटर पोल्यूशन, और फिर एक और कैटेगरी बन सकती है पॉइंट सोर्स वर्सेस नॉन पॉइंट सोर्स। अगर आप ये बता सकते हैं कि कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से, तो वो पॉइंट सोर्स है, और अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कहाँ से हो रहा है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स है। अब सोर्सेस क्या है वाटर पोल्यूशन के? सोर्सेस है इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जैसे आयरन स्टील, माइनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री से कई तरीके के पॉल्यूटेंट निकलते हैं। जैसे लेदर इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? लेदर प्रोसेसिंग करने में कई सारे केमिकल आप रिलीज करोगे। लेदर जो स्किन से निकालने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस वगैरह लगा हो सकता है, वो भी पानी में बहा दिया जाता है। पेपर पल्प इंडस्ट्री से भी बहुत तरीके के केमिकल निकलते हैं। शुगर इंडस्ट्री से जो मोलासेस वगैरह, शुगर बनने के बाद जो लिक्विड बचता है उसमें नरिशमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो रिवर में बैक्टीरिया की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसमें पोषण मिलता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से अगर नाइट्रोजनस वेस्ट और फॉस्फेटिक वेस्ट बहा दिए जाते हैं तो वो वाटर बॉडीज में ब्लू ग्रीन एल्गा की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं जो कि वाटर पोल्यूशन करती है। ऐसी हम कमर्शियल एक्टिविटी देखते हैं, धोबी घाट जहाँ पे बड़ी मात्रा में कपड़े धुले जाते हैं, तो वो भी पोल्यूशन कर रहा है वाटर को। अर्बन सीवरेज, शहरी क्षेत्रों में जो घरों का जो गंदा पानी है टॉयलेट वगैरह से जो निकलता है, इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो आपके टॉयलेट से निकल रहा है, जब आप फ्लश करते हो तो उतनी ही मात्रा में पानी उससे बाहर निकलता है, क्योंकि हम शहरों में वेट टाइप ऑफ टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो ये अर्बन सीवरेज में बहुत पोषक तत्व हैं। ये भी नदियों को या जो जल संसाधन है हमारे, उनमें यूट्रोफिकेशन करते हैं, उनमें सुपोषण करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गा को काफ़ी बढ़ा देते हैं। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर रन ऑफ, आप खेतों में पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हो, वहाँ से जो बारिश के बाद जो पानी बह के जाता है वो जल संसाधनों को अफेक्ट करता है। फिर रिलीजियस रीजंस भी हैं, हम क्रिमेशन करते हैं, लाशों को जलाया जाता है, या बहुत से सेक्ट में पानी में डुबो दिया जाता है, या फिर आइडल सबमर्जन, मूर्ति को हम लोग जब डाल देते हैं, मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, तो ये जाकर के जल प्रदूषण करता है। अगर हम कुंभ मेला जैसी स्थिति है जिसमें करोड़ों लोग एक एक दिन में नहा रहे हैं, तो ये जल प्रदूषण करता है। ये रिलीजियस रीजंस हैं, ठीक। फिर हम अगर हम जो फ्लावर्स हैं उनको, अगर हम जो भगवान को हमने अर्पित किए थे, अगर उनको हम नदियों में डाल देते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन करता है, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि ये, या जो आप ये देखिए किसी एक नदी घाट पर कितना प्लास्टिक पोल्यूशन है, लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे कचरा, प्लास्टिक, पेपर, जो प्लास्टिक नदियों में बहा दे रहे हैं, वो सब किनारे पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये सब अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो कि आपके वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि कई तरीके से वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज हमने देखी कि जो अफेक्ट कर रही है। फिर प्लास्टिक पोल्यूशन और अदर सॉलिड वेस्ट अगर जा रहे हैं तो वो पोल्यूशन करते हैं। फिर एसिड रेन जब होता है वो जा रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है, जो CO2 है उसको ओशन वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ओशन वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें बनेगा कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि CO2 प्लस H2O मिलके कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि एसिडिटी को, pH को कम कर देगा ओशन में। और अगर pH कम होता है, वो एसिडिक होता है, तो वहाँ जो भी क्रिएचर्स है, वो जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, उसके लिए नेगेटिव होगा। ये ऑयल पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, अगर जो टैंकर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से पानी में तेल गिर जाता है, तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोसेसिंग होती है, तो वो भी पोल्यूशन करता है। सेप्टिक टैंक अगर लीक करता है आपका, तो आसपास के जो भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको अफेक्ट करेगा, ठीक। जो लैंडफिल हैं, जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, वहाँ से जो कचरा है वो ऊपर से जब वर्षा जल आएगा तो वर्षा जल नीचे सीप होगा, और वो आपके लैंडफिल से नीचे ग्राउंड वाटर रिसोर्स अफेक्ट होगा। न्यूक्लियर वेस्ट, जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं वहाँ आसपास का जो जल है, सरफेस वाटर या नीचे ग्राउंड वाटर, वो अफेक्ट होता है। बिहार में
ज़्यादातर जिलों में अभी हाल फिलहाल में यूरेनियम की अधिक मात्रा आपके ग्राउंड वाटर में या जो वाटर रिसोर्सेज में पाई गई है। तो ये रीज़न आपके यहाँ पे यूरेनियम की मात्रा है भूमि में, उसकी वजह से है। पोटैटो, बिहार के पोटैटो में भी यूरेनियम की अच्छी खासी मात्रा देखी गई थी पिछले कुछ 1-2 वर्ष पहले। तो हालांकि उस लेवल को एक्सपर्ट ने बताया कि वो स्वास्थ्य के हिसाब से उतने टॉलरेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना होगा हमको। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में जो खारा जल है वो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, क्योंकि हम तटीय क्षेत्रों के बड़े बड़े शहरों में बड़ी मात्रा में जो साफ जल है, स्वच्छ जल है, मीठा पानी, उसकी माइनिंग कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तटीय क्षेत्रों से सागर की ओर जो जल है मीठे जल का, तो उधर की तरफ से पानी अंदर घुसने लगेगा। फिर नेचुरल एक्टिविटी, वल्केनो भी अफेक्ट कर सकता है आपके वाटर रिसोर्सेज को। तो इतनी वजह से आपके वाटर का पोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें भी हम कई लेवल पे प्रयास कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक, कई तरीके की पॉलिसी है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सबको परमिशन लेनी होती है कि वो कितना पोल्यूशन करने वाली है, उनकी समय समय पे जांच होती है। 1974 का जो हमारा वाटर एक्ट है उसमें एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था, और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक करता है इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन के लेवल को, बार बार जाकर के चेक करता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, और अगर उनका लेवल ज़्यादा है तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाती है या उनको कम करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। तो ये पॉलिसी के लेवल पे हो सकता है। प्लस इंडिविजुअल लेवल पे हम प्रयास कर सकते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, जितनी भी ये पोल्यूटिंग चीज़ें हैं इनको अगर आप कम से कम उपयोग करें या नदियों में ना डिस्पोज करें, आपके वाटर जो सिस्टम है उनमें ना डिस्पोज करें, तो आपका ये कम हो सकता है। एसिड रेन के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो भी आपके जो फील्ड्स हैं वहाँ पे एक रीजनेबल क्वांटिटी में फर्टिलाइजर का यूज़ होना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ होगा तो दिक्कत होगा। जो ऑयल स्पिल है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का यूज़ हो सकता है। इस तरीके के बैक्टीरिया हैं जो कि उस ऑयल को खाते हैं। फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पे ऑयल का लीक हुआ है उसको ऑयल को इकट्ठा करके, हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं कि उसको हम इकट्ठा करेंगे और उसको ऊपर के लेवल पे और उसको जलाएंगे, तो वो बर्निंग होगी, कंट्रोल्ड बर्निंग, उसकी वजह से भी ऑयल खत्म हो जाएगा। ठीक, जो सेप्टिक टैंक अगर लीक होकर ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं तो ई कोली बैक्टीरिया एक होता है, वो उसकी पानी में मात्रा बढ़ जाती है। तो लोगों को अपना जो पीने का पानी है उसमें इसको चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें ई कोली तो नहीं आ रहा है बैक्टीरिया। तो वो अगर होगा तो आपको सेप्टिक टैंक आसपास पे कहीं लीक हो रहा है उसको आपको मेंटेन करना होगा। न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक, फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगर हम पर्याप्त मात्रा में जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे जो छतों पर जितना भी पानी गिरता है उसको हम पाइप के माध्यम से नीचे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने के लिए, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, अगर उस पर हम प्रयास करें तो ये ग्राउंड वाटर टेबल का जो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो तटीय क्षेत्रों में, ठीक, सब जगह अगर ये होगा तो जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और तटीय क्षेत्रों में सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन नहीं होगा। जितने मुंबई चेन्नई जो क्षेत्र है वहां पर तो 100% घरों में इसको लगाया जाना चाहिए। ऊपर से जो छत पे वर्षा जो हो रही है उसके पानी को नीचे जमीन में पहुंचाने के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल भी हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है जिसमें कि अवशोषण हो सके वर्षा जल का। लेकिन पानी सब ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं, सारे लोग बोरिंग लगा के पानी निकाल रहे हैं, तो वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल फ्रेश वाटर वाला कमजोर हो गया, इसलिए तटीय क्षेत्र से पानी खारा वाला अंदर घुसता है, तो वो बाकी जल भी किसी काम का रह नहीं जाता। तो ये भी एक प्रकार का वाटर पोल्यूशन है। ठीक, जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं, वोल्केनोज वगैरह, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी चीजों में हम कर सकते हैं। कई तरीके की बीमारियां होंगी अगर ये वाटर पोल्यूशन होगा तो। ठीक है, तो और जीव जो जलीय जीव हैं उनके अस्तित्व में संकट आ जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको कि हम हैंडल कर सकते हैं कलेक्टिव प्रयास से। इसके अलावा हमारे पास एक इशू जो आपके लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड है, और जिसमें कि हम लोगों को जो कचरा प्रबंधन है, ठीक, शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर एक घर में लगभग 2 किलो कचरा प्रतिदिन सुबह उत्पन्न होता है। कई तरीके का कचरा अगर हम देखें तो ये देखिए कि ये जो कचरा है ये ऑर्गेनिक कचरा भी है, इसमें कई तरीके की हार्मफुल चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक,
इसमें सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, पेपर, प्लास्टिक, तो हम उसकी सॉर्टिंग नहीं करते, हम उसको अलग अलग कंटेनर में नहीं रखते, यही एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री, जो बिल्डिंग वगैरह गिराई जाती है शहरी क्षेत्रों में, उनसे जो कचरा निकलता है, फिर ये बॉटल, ग्लास बॉटल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो एक कचरा है, जो टायर्स हैं ये एक कचरा है एक प्रकार का, ये ग्लास बॉटल है। तो ये सब मिलाकर के आपके जब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जब इनको इकट्ठा करना होता है, तो जहां कहीं भी इतना सारा कचरा जाता है वहां पे कचरे का पहाड़ बन जाता है। ये एक बड़ा लैंड पोल्यूशन वाला इशू है। तो शहरी क्षेत्रों में ये एक बड़ा इशू है। तो इसको कैसे निपटा जाए, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। आप देखिए इसमें मेडिकल वेस्ट भी है, हॉस्पिटल वेस्ट, ये देखिए कोरोना में बहुत सारा हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हुआ, और ये सारा का सारा अगर हम नॉर्मल जो डंपिंग यार्ड है अगर वहां फेंक दें तो जाके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। ठीक, तो हम इस सबसे कैसे निपट सकते हैं, यही आपका जो गार्बेज है इससे हम कैसे निपट सकते हैं। इससे निपटने के लिए हमको कई स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। ये आपका सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन करेगा। इससे निपटने के लिए हमको जो जितना भी कचरा है उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। कचरे को गीला कचरा, सूखा कचरा इस रूप में बांटने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोज सुबह से गाड़ी कचरे वाली भेजता है, उसमें 2 कंटेनर होते हैं, लेकिन लोग अपने घरों में कचरे की सॉर्टिंग नहीं करते। कचरा किस प्रकार से बांटा जाना चाहिए, जो हमारा 2016 का जो रूल्स बने हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स, उसमें कचरे को 3 प्रकार से बांटने की बात है। एक है जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फल सब्जियों का जो बासी खाना बचा है वो कचरा, और हमारा 80% 90% कचरा यही है जो शहरी क्षेत्रों में निकल रहा है। इसके बाद पेपर, प्लास्टिक और पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स, ये रिसाइकलेबल आइटम है, इनको एक दूसरे कंटेनर में, दूसरे पॉलिथीन में आपको पैक करना चाहिए। और तीसरा कचरा है हजार्डस। हजार्डस में जो आपके सैनिटरी वाले आइटम्स होते हैं वो सब, या फिर आपके पेस्टिसाइड की बॉटल है, या जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह, जो हिट वगैरह की जो बॉटल है, ये जो बच जाती हैं, इनको आपको, या जैसे कि जो डायपर वगैरह हैं बच्चों के, बूढ़ों के, वो सब एक अलग कंटेनर में, एक अलग पॉलिथीन में पैक होने चाहिए, ताकि इनको जो भी कचरा इकट्ठा करने आ रहे हैं वो उसको सही तरीके से प्रबंधन करें। क्योंकि ये लोग अगर इनको सेग्रीगेट करने में दिक्कत होती है, हम सब एक ही अगर बाल्टी में और एक ही कंटेनर में सारा कचरा डाल देते हैं, तो फिर वो कचरे उसको छांटना आसान नहीं होता। अगर हम इसको सेग्रीगेट कर दें, ठीक, तो उसको छांटना बहुत ही आसान हो जाएगा। जितना भी 80% जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद बनाई जा सकती है, जिसको कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि 80% कचरे का प्रबंधन आसानी से हो सकता है, निपटाया जा सकता है। बाकी जो बचा है पेपर, प्लास्टिक और मेटल, इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है यूनिट्स में, और हम उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। जो बचा 2-4% आपका जो हजार्डस वेस्ट है, उसी को बड़े बड़े गड्ढे खोद करके उस पर दफनाया जा सकता है, ताकि वो कुछ भी नुकसान न करे, और इस तरीके से हम अपने कचरे को प्रबंधन कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए रूल अलग हैं, और जहां भी ऑपरेशन थिएटर है वहां पर रूल है कि उनके पास अपना खुद का बिजली की भट्टी होनी चाहिए, इंसिनरेटर होना चाहिए, जहां पर इसको जलाया जाएगा, और केवल राख ही बाहर आएगी। जो आपके नॉर्मल जो ग्राउंड्स हैं वहां पर ये कचरा नहीं फेंका जाएगा। जो आपके न्यूक्लियर वेस्ट है उनका डिस्पोजेबल के रूल्स अलग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जमीन में गाड़ा जाता है, उनको लेड के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में भर के, पहले लेड फिर लोहे के कंटेनर में भर के उनको दफनाया जाता है काफी गहराई में। तो इस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। लोग जब तक इसके लिए आगे नहीं आएंगे, इसका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। फिर हमको करना होगा, ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट है, इसके लिए हमको उसको रिसाइकल करना होगा, इसको रिफ्यूज करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा। रिफ्यूज मतलब हर एक बार जब भी आप कोई सब्जी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं, तो आपको मना करना होगा कि आपको प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं चाहिए, आप अपने साथ अपना थैली लेके जाइए, उसमें चीजों को रख के लाइए। तो ये रिफ्यूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये वाली जो पॉलिसी है, इसको अपना करके आप इस कचरे का बड़े स्तर पर प्रबंधन कर सकते हैं। नहीं तो ये सारा कचरा जो है प्लास्टिक की पॉलिथीन में आप भर के जब फेंकते हैं, तो कई बार जो आवारा पशु हैं वो सब भी खाते हैं, और उनके पेट में बड़ी मात्रा में ये सारा प्लास्टिक वगैरह एक्यूमुलेट होता है, और ये अफेक्ट कर रहा है क्रिएचर्स को। पैसिफिक ओशन में तो एशिया जितने साइज के आकार का एक बड़ा
जो प्लास्टिक का पैच डेवलप हो गया, उसमें प्लास्टिक इतना है जितना एशिया का साइज है, तो वहाँ एक्वेटिक क्रिएचर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसको हैंडल हमको करना ही होगा, नहीं तो ये प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है और भविष्य में हमारे लिए बहुत संकट पैदा करने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक समुद्र में मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही एक नकारात्मक चीज होगी मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि 40% आबादी का भोजन समुद्री मछलियां हैं, समुद्री जो सी फूड है वो है। तो ये आपका जो कचरा है, इसके सोल्यूशन के लिए हम कई तरीके से काम कर सकते हैं, जो हमने अभी बात की है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है, जूट बैग का प्रमोशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन करना होगा ताकि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका, उससे जो मैन्योर बन रहा है उसको काम में लाया जा सके। तो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक और टॉपिक जो इसी मुद्दे से रिलेटेड है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। (1987) में जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जिसका हमने बात किया था अभी पिछले डिस्कशन में, उस ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में ये पहली बार जिक्र आया था कॉन्सेप्ट का, जो रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज? ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम सस्टेन कर सकें, आगे भी वो होता रहे। क्या डेवलपमेंट आप सिर्फ वर्तमान में चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट भविष्य में भी होता रहे? डेवलपमेंट कहां पर? खेती में। आप खेती में जो उत्पादकता ले रहे हैं, वो क्या आप ये चाहते हैं कि वो आज ही हो, या भविष्य में भी उसमें वृद्धि होती रहे? या शहरी क्षेत्रों को आप ले लीजिए, या नदियों से आप जो ले रहे हैं उनको ले लीजिए, या आपके और जो जंगल हैं, जो भी संसाधन हैं जितने भी, या आपके जो मिनरल्स हैं उनको ले लीजिए। तो जो भी आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो आप क्या चाहते हो उनसे, कि वो उनसे आप आज ही लेके सारा खा लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो सारे संसाधन आपको भविष्य में भी मदद करते रहें आगे वृद्धि करने के लिए? मानव सभ्यता के विकास के लिए संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम इन संसाधनों को गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। हमारे जितने भी संसाधन हैं उनमें से बहुत सारे अनवीकरणीय हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे कि आपकी मेटल्स हो गई हैं, या फिर आपका जो आपके पेट्रोलियम है, ठीक, और बहुत सारे जो हमारे संसाधन हैं जैसे कि वाटर है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इसको लेकर के समस्या है। तो हम क्या चाहते हैं? तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, दीज टू शुड कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट विद वन अनदर, दे शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट वन अनदर। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोलॉजी को पूरा क्रश कर दिया है, ये इनका कहना है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा ग्रोथ करें जो न केवल वर्तमान जनरेशन का भला करे, उसकी ग्रोथ में काम आए, बल्कि भविष्य की जनरेशंस को भी ग्रोथ मिलती रहे, उनका भी विकास होने के लिए पर्याप्त संसाधन बचे रहें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो व्हाट इट रिक्वायर्स इंटर जनरेशनल पैरिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चाहती है कि केवल ऐसा ना हो कि वर्तमान जनरेशन ही की ग्रोथ हो, आगे वाले का भी हो। तो ऐसा समृद्धि, ऐसा विकास जो कि वर्तमान जनरेशन के साथ साथ भविष्य की जनरेशंस का भी ध्यान रखे, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था तब इसका जो दायरा था बहुत सीमित था, उसके बाद में इसमें और भी बहुत ब्रॉड एंगल आए हैं, और आज की डेट में हम ये देखते हैं कि क्या जो डेवलपमेंट है, आप जब जीडीपी डेवलपमेंट की बात करते हो तो क्या ये जीडीपी डेवलपमेंट केवल जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, तो हम देखें तो टर्शरी सेक्टर जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है, जीवीए में। तो क्या इसी की वृद्धि हो,
या इनकी भी हो। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं होता है, ये प्राइमरी सेक्टर में कृषि से रिलेटेड कार्य, कृषि और संबद्ध कार्य हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, टर्शरी सेक्टर सेवा क्षेत्र है। भारत में जो वर्तमान ग्रोथ हो रही है उसमें सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर इनका ग्रोथ नहीं होता है तो फिर तो आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं रही। इनका भी ग्रोथ हो, अगर हमारा जीडीपी 8% से बढ़ता है तो उनमें इनका दोनों का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनका अकेले का नहीं होना चाहिए, पहला चीज। अब क्या ग्रामीण केवल शहरी क्षेत्र की वृद्धि हो, ग्रामीण की ना हो, यह भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, रूरल एरियाज की समृद्धि, ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो ये सारे के सारे अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगे और अर्बन एरियाज वुड नॉट रिमेन्स लिवेबल। अवर सिटीज हैव बिकम हेल, दे हैव बिकम लाइक हेल। सो बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर यहां माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तो किया ही नहीं। तो अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पे भी बात करनी होगी, ठीक। फिर इसके अलावा हम अगर बात करें कि सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं, तो हमारे पास में जो जनरल कैटेगरी, SC ST OBC विमेन, तमाम तरह के ग्रुप है, तो केवल अगर एक ही वर्ग की वृद्धि होती रहेगी, बाकी का नहीं होगा, तो उसको भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो समाज के सभी वर्गों का जब जो भी ग्रोथ हो रहा है उसमें उनकी भागीदारी हो, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो आज हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर हम इकोलॉजी में आंसर लिख रहे हैं तो केवल हम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं, बट इफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव यू कैन टेक अ ब्रॉडर एंगल। तो इतने ब्रॉड एंगल में हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये, अगर परिभाषा इसकी ये है तो इसी अनुरूप हमको काम करना पड़ेगा। जो यूएन है, यूएन ने आपका पूरा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन चलाया है 2015 से लेकर 30 तक के पीरियड को, किस प्रकार से हम अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, पर्यावरण के लिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। जो भी करो वो ऐसा हो कि भविष्य में भी होता रहे और सबको उसका फायदा हो, तो ऐसे ही डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये अलग से नहीं पूछा जाता, बल्कि पर्यावरण के साथ ही इसको कहीं मिलाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो जब तक आप इकोलॉजी को नहीं बचाओगे तो आपके इकोनॉमी से जो भी बेनिफिट है उसका फायदा आप नहीं ले पाओगे। तो आज का जो हमारा विषय था, जिसमें हमने पोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात किया, ये इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं और उम्मीद है आपको इस डिस्कशन का फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगले डिस्कशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।